नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें पहला टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑब्लिक अभियान और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा योजना ऑब्लिक परियोजना। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऑपरेशन ऑब्लिक अभियान से। इसमें जो सबसे पहला अभ्यास है वो है ऑफिन डेक्स। याद रखिएगा, ये जो ऑफिन डेक्स अभियान है ये भारत का सैन्य अभियान है और इस ऑफिन डेक्स में भारत के साथ 23 अफ्रीकन कंट्रीज ने यानी 23 अफ्रीकन देशों ने ऑफिन डेक्स में भारत के साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास 21 मार्च से 29 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो ऑफिन डेक्स अभियान भारत और 23 अफ्रीकन देशों के बीच हुआ, ये पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। क्लियर? इतनी बात आप अभ्यास ऑफिन डेक्स के बारे में याद रखेंगे। अगला जो अभ्यास है वो है साइक्लोन फर्स्ट। याद रखिएगा, ये जो साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है ये भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच हुआ। इसका आयोजन 14 जनवरी से 27 जनवरी 2023 के बीच हुआ। और याद रखिएगा, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच ये जो साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है अभ्यास कोबरा वॉरियर। याद रखिएगा, ये जो अभ्यास कोबरा वॉरियर है ये एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय का मतलब इसमें कई देशों की वायुसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अभ्यास कोबरा वॉरियर है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन ब्रिटेन के वेडिंगटन में हुआ था। कहां पर? ब्रिटेन के वेडिंगटन में। क्लियर? और याद रखिएगा, इस बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर में किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत की तरफ से इसमें कौन कौन से लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट किए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारतीय वायुसेना की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला जो अभ्यास है वो है फ्रिंजेक्स 2023। याद रखिएगा, ये जो फ्रिंजेक्स 2023 है ये भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो फ्रिंजेक्स 2023 है इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन पर आयोजित किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच कब संपन्न हुआ, तो आपका जवाब होगा 7 और 8 मार्च 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोडे सैन्य स्टेशन में। क्लियर? अगला देखिए, अगला अभ्यास है अभ्यास खंजर। ये बहुत पॉपुलर है, कई जगह पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये जो अभ्यास खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ। और 2023 में जो ये अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान की संयुक्त सैन्य सेना के बीच आयोजित हुआ, इसका कौन सा संस्करण है ये? तो ये 10वां संस्करण है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर देखेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास खंजर हुआ इसका जो 10वां संस्करण ये कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, टोकमोक किर्गिस्तान में 2023 में मार्च 2023 में ये अभ्यास खंजर आयोजित हुआ। कहां पर? टोकमोक किर्गिस्तान में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है अभ्यास तर्कश। याद रखिएगा, ये जो अभ्यास तर्कश है सबसे पहले तो इसके मूल उद्देश्य को समझ लीजिए कि ये अभ्यास तर्कश किस लिए आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, आतंकवादियों के रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए। क्लियर है? यानी आतंकवादियों के रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए भारत और अमेरिका की फोर्सेस के बीच इसका आयोजन किया गया। लेकिन यहां पर एक बात जो महत्वपूर्ण है कि भारत की किन फोर्सेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अमेरिका की किन फोर्सेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो याद रखिएगा, भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यानी SOF ने इस अभ्यास तर्कश में पार्टिसिपेट किया। यानी NSG भारत की तरफ से और SOF अमेरिका की तरफ से, इन दोनों फोर्सेज ने आतंकवादियों के रासायनिक और जैविक हमले से बचने के लिए एक अभ्यास किया जिसका नाम है अभ्यास तर्कश। क्लियर? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अभ्यास तर्कश NSG और SOF के बीच में हुआ ये 2023 में ये इसका 6वां संस्करण था। क्लियर? और इसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच हुआ। क्लियर? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2023 में जो 6ठा संस्करण है अभ्यास तर्कश का, इसका आयोजन कहां हुआ, तो याद रखिएगा इसका आयोजन चेन्नई के अलग अलग स्थानों पर हुआ है। क्लियर? अगला जो अभ्यास है वो है कोप इंडिया 2023। याद रखिएगा, ये जो कोप इंडिया 2023 अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच हुआ अभ्यास है। क्लियर है? दूसरी बात, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा कोप इंडिया 2023 जिसमें भारत और अमेरिका की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया, ये आयोजन
पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर आयोजित किया गया। और कब किया गया? तो 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच। क्लियर? अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोप इंडिया 2023 है, जिसमें भारत और अमेरिका की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में, इसमें भारत की ओर से Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, और अमेरिका की तरफ से F-16 ने। ये वही F-16 है जिसको अभिनंदन साहब ने मार के गिराया था, पाकिस्तान की तरफ से आया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये है पूरी बात कोप इंडिया 2023 के बारे में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है त्रिशक्ति प्रहार। याद रखिएगा, ये जो अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार है, इसका आयोजन किसके बीच हुआ? तो ये आयोजन भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच उत्तरी बंगाल में 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ। यानी ये जो त्रिशक्ति प्रहार है, ये भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच आपस में संयुक्त रूप से इस प्रशिक्षण अभ्यास को किया गया। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का ये एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? त्रिशक्ति अभ्यास। क्लियर? ये इस प्रकार के अभ्यास इसलिए आयोजित होते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो फोर्सेज है वो कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर युद्ध के समय में अपना परफॉर्मेंस कर सके, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसी प्रैक्टिस का नाम क्या है? ऑपरेशन त्रिशक्ति प्रहार। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये जो ऑपरेशन त्रिशक्ति प्रहार है, ये एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पार्टिसिपेट किया। इसका आयोजन कहां पर हुआ? उत्तरी बंगाल में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन 2023। याद रखिएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान की सेना के बीच संपन्न होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और ये जो धर्म गार्जियन है, इसका जो आयोजन है ये 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, जापान में एक प्रांत है जिसका नाम है सिंगा, यानी जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में धर्म गार्जियन प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और जापान की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, धर्म गार्जियन 2023 के बारे में एक बात आपको और महत्वपूर्ण ध्यान रखनी होगी कि भारत की तरफ से धर्म गार्जियन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? यहां पर धर्म गार्जियन 2023 के साथ साथ एक और अभ्यास आपको ध्यान में रखना होगा। यह है वायु सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री। ये जो सिन्यू मैत्री वायु सैन्य अभ्यास है, यह अभ्यास भी भारत और जापान की वायुसेना के बीच हुआ। और ये जो सिन्यू मैत्री अभ्यास है, ये 1 से 2 मार्च 2023 को भारत और जापान की वायुसेना के बीच हुआ। यानी आप धर्म गार्जियन 2023 को भी देखेंगे, जो कि भारत और जापान की सेना के बीच हुआ। कहां पर हुआ? तो जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में। और इसी के साथ साथ आप वायु सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री भी याद रखेंगे, जो कि भारत और जापान की वायुसेना के बीच 1 और 2 मार्च को संपन्न हुआ। क्लियर? अगला अभ्यास देखिए, अगला अभ्यास है अभ्यास तोपची। बहुत अच्छा नाम है। ये जो अभ्यास तोपची है, ये इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में इस अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया। अब आपको ये समझना है कि ये जो अभ्यास तोपची है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणाली इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण केंद्र है। ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो अभ्यास तोपची है, ये एक वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास है। क्लियर? और इसका आयोजन कहां पे हुआ? महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है उसका नाम है डस्टलिक। ये जो अभ्यास डस्टलिक है, इसका आयोजन किसके बीच होता है? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच अभ्यास डस्टलिक होता है। और 2023 में इसका आयोजन 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ। और याद रखिएगा कि 2023 में जो अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ, थल सेनाओं के बीच, ये आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। क्लियर है? ये ध्यान में आप रखेंगे। इसमें ये जो अभ्यास है, ये मुख्य रूप से पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में कैसे आतंकवाद का सामना किया जाए, इसको केंद्र बिंदु में रखकर किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, आयोजन का हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है ला पेरोस। याद रखिएगा, ये जो ला पेरोस अभ्यास है, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का मतलब इसमें कई राष्ट्रों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। ये जो बहुपक्षीय अभ्यास है ला पेरोस, इसका आयोजन 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ। कब से कब तक? तो 13 से 14 मार्च 2023 को। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो ला पेरोस का आयोजन 2023 में हुआ, ये इसका तीसरा संस्करण था। क्लियर है? अभी बात हुई है कि ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी इसमें कई सारे देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखिएगा, इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी ने, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, इंडियन, जापान और यूनाइटेड स्टेट,
कि नेवियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और 2023 में इसका संस्करण तीसरा था और इसका आयोजन कहां पर हुआ? हिंद महासागर क्षेत्र में। किसका? ला पेरोस का। अगला देखिए, अब जरा आगे आप ला पेरोस के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। याद रखिएगा, ये जो ला पेरोस बहुसैन्य अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, यानी इसका आयोजन 2 वर्ष पर होता है। दूसरी बात, यह अभ्यास फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। क्लियर? भले ही ये बहुपक्षीय है, यानी बहुपक्षीय कहने का मतलब है कि इसका जो आयोजन है वो तो फ्रांसीसी नौसेना कराएगी, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना किसी एक कंट्री के साथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान, यूएस, कई जगहों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है ला पेरोस अभ्यास में। क्लियर? तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो मेन उद्देश्य है वो समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे और सुरक्षित रखा जा सके, कैसे अलग अलग देशों की नौसेनाएं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके, इस मूल उद्देश्य के साथ ला पेरोस का जो आयोजन है वो फ्रांसीसी नौसेना ने इस बार किया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ला पेरोस अभ्यास है इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की तरफ से स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने इसमें हिस्सा लिया। यानी याद रखेंगे, इसमें आईएनएस सहाद्री और आईएनएस ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किसमें? ला पेरोस सैन्य अभ्यास में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। याद रखिएगा, ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये बहुपक्षीय नहीं है, ये द्विपक्षीय है। अब द्विपक्षीय का मतलब 2 पक्ष इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। कौन कौन? भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने। क्लियर? यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच हुआ अभ्यास है और 2023 में ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर की सेना के बीच, ये इसका 13वां संस्करण था और इसका आयोजन 6 से 13 मार्च 2023 के बीच जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो उसका नाम है ट्रोपेक्स 2023। याद रखिएगा, ये जो ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास है ये भारतीय सेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास है। क्लियर? यानी भारतीय नौसेना का सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास का नाम क्या है? ट्रोपेक्स 2023। और इस ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 के बीच हिंद महासागर में हुआ। क्लियर? यानी 23 जनवरी से शुरू हुआ, 23 मार्च तक चला और किस ईयर में? 2023 में। क्लियर? क्या नाम है इसका? ट्रोपेक्स। और कहां पर हुआ? हिंद महासागर क्षेत्र में। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है उसका नाम है एम्फेक्स 2023। याद रखिएगा, ये जो एम्फेक्स 2023 अभ्यास है ये भारत की तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। यानी एम्फेक्स 2023 में भारत की तीनों सेनाएं, थल, जल और वायु, इन तीनों सेनाओं का पार्टिसिपेशन होता है और एम्फेक्स जो है ये 2 वर्ष में इस प्रकार का युद्धाभ्यास होता है। 2023 में जो एम्फेक्स का आयोजन किया गया, यह आयोजन 17 से 22 जनवरी के बीच हुआ। फिर प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की तीनों सेनाओं के बीच एम्फेक्स 2023 का आयोजन हुआ, यह कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और ये जो इस प्रकार के सैन्य अभ्यास है इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से तीनों सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए, इस उद्देश्य के साथ इस एम्फेक्स 2023 का आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला जो अभ्यास है उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8। याद रखिएगा, ये जो डेजर्ट फ्लैग 8 है ये 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के बीच हुआ। और याद रखिएगा, ये जो डेजर्ट फ्लैग 8 है ये एक बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है। 2023 में इसका 8वां संस्करण है। और याद रखिएगा, डेजर्ट फ्लैग 8 का जो आयोजन है ये यूएई के अल थफरा एयरबेस में किया गया। कहां किया गया? यूएई के अल थफरा एयरबेस में डेजर्ट फ्लैग 2023 का आयोजन किया गया। और 2023 का ये कौन सा संस्करण था? 8वां था। क्लियर? अभी बात हुई कि बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास है, तो याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग 8 में किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिकी वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग 8 में पार्टिसिपेट किया। आयोजन कहां पर हुआ? यूएई के अल थफरा एयरबेस में। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, यह जो डेजर्ट फ्लैग 8 है इस अभ्यास में, इस वायुसैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से यह पहली बार ऐसा हुआ है कि LCA तेजस ने भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पहला वायुसैन्य अभ्यास है जिसमें पहली बार LCA तेजस ने भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। तो उसका नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग 8। आयोजन कहां पे हुआ? यूएई के अल थफरा एयरबेस में। अगला देखिए, अगला है ऑपरेशन दोस्त। ये जो ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी 2023 को भयानक भूकंप आया था उसमें भारत की तरफ से
वहां जो राहत कार्य और बचाव कार्य के लिए जो सहायता भेजी गई थी, जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्लियर है? यानी ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप में राहत और बचाव कार्य किया था। इसमें एनडीआरएफ के तमाम सदस्य, वायुसेना, सेना और अन्य तमाम भारतीय दलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की और सीरिया से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कौन सा अभ्यास किया, तो उसका नाम है अभ्यास कोंकण 23। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जो अगला अभ्यास है उसका नाम है अभ्यास कोंकण 23। ये जो अभ्यास कोंकण 23 है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच हुआ। दूसरी बात, ये जो अभ्यास कोंकण 23 भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच हुआ, इसका आयोजन कहां हुआ, तो याद रखिएगा अरब सागर के कोंकण तट पर। क्लियर है? और यह अभ्यास 20 से 22 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर अभ्यास कोंकण 23 के बारे में याद रखेंगे। यहां पर एक बात और इंक्लूड कर लीजिए कि इस अभ्यास में मिसाइल युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लैंकेस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर? यानी आईएनएस त्रिशूल और लैंकेस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण बात है जो अभ्यास कोंकण 23 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है वीर गार्जियन 2023। याद रखिएगा ये जो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास है, ये भारत और जापान की वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। यानी भारत और जापान की वायुसेना की तरफ से जो आयोजन किया गया उसका नाम क्या था? वीर गार्जियन 2023। क्लियर? अभी मैं कोरिलेट कर रहा हूं, आप परेशान मत होइए। मैं समझ रहा हूं कि जब से आपने ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के साथ पढ़ना शुरू किया है, तब से आपको कोरिलेट करने की थोड़ी और बीमारी बढ़ गई है, और बहुत अच्छी बीमारी है ये। अभी कोरिलेट किया जा रहा है, जरा इसको कंप्लीट करते हैं। वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान की वायुसेना के बीच हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा जापान के हायाकुरी एयरबेस में वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। और कब से कब तक हुआ, तो 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच वीर गार्जियन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जापान के हायाकुरी एयरबेस में। क्लियर? एक बात और यहां पर आप ध्यान रखिएगा वीर गार्जियन 2023 के संदर्भ में, और यह प्रश्न यहां से आने की भी संभावना है कि याद रखिएगा इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का जो नेतृत्व है वो स्क्वाड्रन लीडर अवनीत चतुर्वेदी ने किया। क्लियर है? यानी जो ये वीर गार्जियन 2023 था, इसमें जो भारतीय दल का नेतृत्व कर रही थी वो कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर अवनीत चतुर्वेदी। और ये पहला अवसर है, कैसा अवसर है? पहला अवसर है जब किसी विदेशी बल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में किसी भारतीय दल का नेतृत्व किसी महिला अधिकारी ने किया। क्लियर है? यानी ये पहला अवसर हुआ वीर गार्जियन 2023 के बीच, जो कि भारत और जापान की वायुसेना के बीच हुआ, जिसमें भारत की जो सेना थी उसका नेतृत्व किसी महिला अधिकारी ने किया। और उन महिला अधिकारी का नाम क्या है? अवनीत चतुर्वेदी। क्लियर है? याद रखिएगा इस वीर गार्जियन 2023 में भारत की तरफ से 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 विमान ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर वीर गार्जियन 2023 के संदर्भ में याद रखेंगे। अब आइए कोरिलेट करते हैं। देखिए, वीर गार्जियन भी भारत और जापान की वायु रक्षा सहयोग के लिए किया गया। और अभी आपने पढ़ा था कि 1 और 2 मार्च के बीच भारत और जापान की वायुसेना ने एक वायु सैन्य अभ्यास किया था। क्या नाम है उसका? सिन्यू मैत्री। क्लियर है? यानी सिन्यू मैत्री भी भारत और जापान की वायुसेना के बीच 1 से 2 मार्च को आयोजित किया गया था। क्लियर है? और उसके साथ ही साथ आपने धर्म गार्जियन भी पढ़ा था, जो कि भारत और जापान की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ। और यह भी आयोजन जापान में हुआ था। कहां पर? जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन 2023 के बारे में याद रखेंगे। क्लियर है? अगला चलिए, अगला जो अभ्यास है वो है नौसैन्य अभ्यास वरुण 21। याद रखिएगा भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच ये जो अभ्यास हुआ उसका नाम क्या रखा गया? वरुण 21। याद रखिएगा 2023 में इस वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वरुण 21। क्लियर? यानी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच 21वां संस्करण हुआ किसका? वरुण का। यानी वरुण एक नौसैन्य अभ्यास है, 2023 में इसका 21वां संस्करण हुआ भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच। दूसरी बात, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा पश्चिमी समुद्री तट पर 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है उसका नाम है सी ड्रैगन 2023। याद रखिएगा ये जो सी ड्रैगन 2023 है, इसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की ये साझा पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सी ड्रैगन 2023 है ये एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। क्लियर है? और कौन कौन इस पे पार्टिसिपेट किया? भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा ये जो सी ड्रैगन 2023 है इसका आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च 2023 के बीच हुआ। और आयोजन कहां पर हुआ? तो अमेरिकी
सैन्य अड्डे गुआम में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो सी ड्रैगन है, ये अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला एक बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो सी ड्रैगन, इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका। और अमेरिका के नेतृत्व में सी ड्रैगन 2023 का आयोजन अमेरिका सैन्य अड्डे गुआम में हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा सी ड्रैगन 2023 के बारे में, कि इसमें जो पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, वो किसने किया? समुद्री टोही विमान P-81 ने। किसने? समुद्री टोही विमान P-81 ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है वो है सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सागर परिक्रमा क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, ये मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। क्लियर है? यानी जो मत्स्य से संबंधित क्षेत्र है, जहां पर मत्स्य उत्पादन का काम होता है, ठीक है, उसके कल्याण के लिए जो केंद्र की योजना है, उसका नाम क्या है? सागर परिक्रमा। क्लियर है? यानी इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, सरकार द्वारा मत्स्य संबंधी योजनाएं और कार्यक्रमों का प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, ये मूल उद्देश्य है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का। अब आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप सीधे सीधे देख लेंगे कि किस ऑप्शन में मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण की बात कही जा रही है, वही आपका आंसर होगा। अब ये देखिए, लिखा हुआ है कि सागर परिक्रमा का तीसरा चरण, यानी इसके पहले 2 चरण और हो चुके हैं। याद रखिएगा, ये जो सागर परिक्रमा का पहला चरण है, ये गुजरात में मार्च 2022 में प्रारंभ हुआ। इसका जो पहला चरण है सागर परिक्रमा का, ये 5 मार्च 2022 को मांडवी में शुरू होता है और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर गुजरात में समाप्त हुआ। याद रखिएगा, सागर परिक्रमा का जो दूसरा चरण है, ये 22 सितंबर 2022 को मांगरोल से बेरावल तक शुरू हुआ और 23 अप्रैल 2022 को मूल द्वारका में ये समाप्त हुआ। क्लियर है? अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, जो मूल हेडिंग में दिया था। तो याद रखिएगा, ये जो सागर परिक्रमा का तीसरा चरण है, ये 19 फरवरी 2023 को गुजरात के हजीरा पोर्ट से प्रारंभ हुआ और इस तीसरे चरण का जो समापन है, वो 21 फरवरी को 2023 में मुंबई के ससून डॉक में हुआ। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, सागर परिक्रमा का तीसरा चरण 19 फरवरी 2023 को गुजरात के हजीरा पोर्ट से प्रारंभ हुआ और इसका समापन 21 फरवरी को मुंबई के ससून डॉक में हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो अभ्यास है उसका नाम है स्लिनेक्स 2023। याद रखिएगा, ये जो स्लिनेक्स 2023 अभ्यास है, ये एक समुद्री अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच हुआ है। क्लियर है? और याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच ये जो स्लिनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास हुआ, ये इस बार का 10वां संस्करण था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा स्लिनेक्स 2023 के संदर्भ में, कि यह अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण था बंदरगाह चरण और दूसरा चरण था समुद्री चरण। याद रखिएगा, स्लिनेक्स 2023 का जो बंदरगाह चरण था, वो श्रीलंका के कोलंबो में 3 से 5 अप्रैल तक हुआ और स्लिनेक्स 2023 का जो समुद्री चरण था, वो 6 से 8 अप्रैल को श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न हुआ। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर स्लिनेक्स 2023 के बारे में याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्लिनेक्स 2023 है, इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है, वो INS किल्टान ने किया। इसमें एक उन्नत एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट और INS सावित्री द्वारा भी भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया। यानी INS किल्टान, वारफेयर कार्बेट और INS सावित्री ने इस स्लिनेक्स 2023 में पार्टिसिपेट किया। और श्रीलंका की तरफ से कौन आया था? तो श्रीलंका की तरफ से SLN गजबाहू और SLNS सागर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला जो अभ्यास है उसका नाम है काजिंद 2022। याद रखिएगा, ये जो काजिंद 2022 अभ्यास है, ये भारत और काजाकिस्तान की सेना के बीच हुआ और इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच हुआ, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, मेघालय के उमरोई में। कहां पर? मेघालय के उमरोई में। क्लियर है? और याद रखिएगा, काजिंद 2022 में भारत की सेना की तरफ से 11 गोरखा राइफल्स जवानों ने पार्टिसिपेट किया था। इतनी बात आप यहां पर काजिंद 2022 के बारे में याद रखेंगे। अगला अभ्यास देखिए, अगला है गरुड़ शक्ति 2022। याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति 2022 में भारत और इंडोनेशिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन 13 दिन चला था, यानी ये 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन कहां पे किया गया। तो याद रखिएगा, ये आयोजन इंडोनेशिया में संगगा बुआन प्रशिक्षण केंद्र कारवांग में आयोजित हुआ। यानी एक लाइन में याद रखेंगे कि गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। क्लियर है? और यहां पर एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि ये 8वां संस्करण था, यानी जो 2022 में गरुड़ शक्ति हुआ, ये 8वां संस्करण था। अगला देखिए, अगला है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। याद रखिएगा, ये जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ। दूसरी बात, इसका आयोजन 18 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ
और टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। क्लियर है? यहां पर अगला जो पॉइंट आपको देखना है, ये जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास था, यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है IMT त्रिलाट। यहां पर ये जो IMT नाम लिखा गया है, ये इसमें पार्टिसिपेट होने वाले देशों के नाम के आधार पर है, जैसे I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक एंड T फॉर तंजानिया। यानी इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था IMT त्रिलाट में। दूसरी बात, इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि IMT त्रिलाट 2022 में कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, डार एस सलाम तंजानिया में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पोर्शन से भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि IMT त्रिलाट में भारतीय नौसेना की ओर से कौन कौन से यान उसमें पार्टिसिपेट किए। तो याद रखिएगा, इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, कई बार विमान से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला है इप्सा मार 7 2022। याद रखिएगा, ये जो इप्सा मार 7 2022 है, ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इप्सा मार 7 2022 ये 7वां संस्करण था, जो कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिएगा, पोर्ट गिब्रेहा, जो कि पोर्ट एलिजाबेथ में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। यानी याद रखेंगे, इप्सा मार 7 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पर इप्सा मार 7 2022 के अंतर्गत याद रखना है। अगला है INSV तारडी। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक रेस है जिसका नाम है केप टू रियो रेस। इसके लिए INSV तारडी रवाना हुई। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना की सेलबोट है INSV तारडी, जो कि केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में पार्टिसिपेट करने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो केप टू रियो रेस है, यानी ये जो महासागर नौकायन दौड़ है, ये 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी और इसका जो समापन होगा वो होगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। याद रखिएगा, केप टू रियो रेस प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि इस अभियान में 5 भारतीय नौसेना दल के अधिकारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 महिला अधिकारी इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट देखिए, याद रखिएगा, इस अभियान में INSV तारडी लगभग 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। INSV तारडी के बारे में एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में एक अभियान था जिसका नाम था नाविका सागर परिक्रमा अभियान। इस नाविका सागर परिक्रमा अभियान में पूरी महिला अधिकारी दल थी, जिन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया था। इस बार जो अभियान है, इसमें INSV तारडी का नेतृत्व कैप्टन अतुल सिन्हा कर रहे हैं। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है गरुड़ 7। याद रखिएगा, गरुड़ 7 भारतीय वायुसेना और भारतीय वायु और अंतरिक्ष बल अर्थात FASF के बीच आयोजित हुआ। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच हुआ। किस जगह पे हुआ? तो याद रखिएगा, गरुड़ 7 का आयोजन 2022 में राजस्थान के जोधपुर वायु बेस में हुआ था। अगला देखिए, अगला है सिम्बैक्स 2022। सिम्बैक्स 2022 का आयोजन भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच हुआ था और ये 29वां संस्करण था जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। अब प्रश्न उठता है कि सिम्बैक्स 2022 का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसमें 2 चरण था। पहला चरण जो था उसे कहते हैं बंदरगाह चरण, जो कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच हुआ विशाखापट्टनम में। और इसका जो दूसरा चरण था वो था समुद्री चरण, जो कि 28 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगर हम सिम्बैक्स 2022 में शामिल जहाज की बात कर लें, तो इसमें रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के 2 जहाज आए थे। एक था RSS स्टालवार्ट और दूसरा था RSS विजिलेंस। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सिम्बैक्स अभियान है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला है सी विजिल 2022। याद रखिएगा, 15 से 16 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना के द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया गया। यह एक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण था। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यह जो सी विजिल 2022 है, इसका आयोजन भारत की तटीय रक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। अगला देखिए, और आप सभी को पता है कि जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद देश भर के समुद्री तटों की सुरक्षा को और तेज कर दिया गया था। और इस प्रकार ये जो सी विजिल 2022 अभ्यास है, ये देश भर के 7,516 किलोमीटर के समुद्री तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ इसका अभ्यास करेगी। अगला देखिए, अगला है आस्ट्रा हिंद 2022। याद रखिएगा, ये जो आस्ट्रा हिंद 2022 है, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन
राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह आष्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास था। इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो डोगरा रेजिमेंट के द्वारा किया गया। इतनी बात आप आष्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला है अग्नि योद्धा अर्थात वॉरियर 2022। इस अग्नि योद्धा 2022 में भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया और ये जो अग्नि योद्धा 2022 है ये 12वां संस्करण था जिसका आयोजन 13 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच आयोजित हुआ। अब प्रश्न उठता है कि जो अग्नि योद्धा अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन रेंज देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है हरिमाऊ शक्ति 2022। याद रखिएगा हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच हुआ। याद रखेंगे यह आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित हुआ। अब प्रश्न उठता है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2022 कहां पर आयोजित हुआ, तो याद रखेंगे पुलाई क्लुआंग मलेशिया में। यानी सीधी बात याद रखना है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन मलेशिया में किया गया। ये जो अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जंगली इलाकों में विभिन्न अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में अंतर संचालन क्षमता को और बढ़ाना। क्लियर है? याद रखिएगा इस अभियान में भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है मालाबार 2022। 8 से 15 नवंबर 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन किया गया। ये जो मालाबार 2022 है ये 26वां संस्करण है। क्लियर है? दूसरी बात, मालाबार 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखिएगा जापान के साउथ ऑफ कंटो में इसका आयोजन किया गया। इसका मतलब यह है कि मालाबार 2022 का जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई, जापान के द्वारा। और अगर जापान की फोर्स की बात करें तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब मालाबार 2022 में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें जापान के अलावा भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अभ्यास है इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है वो शिवालिक और कमोरता जहाजों ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है संगम अभ्यास। दिसंबर 2022 में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित हुआ। ये जो संगम अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ। अब प्रश्न उठता है कि संगम अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखेंगे इसका आयोजन गोवा में किया गया। क्लियर है? इसमें भारतीय नौसेना के मार्कोस और यूएस नेवी सील ने हिस्सा लिया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है भारतीय नौसेना ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। याद रखिएगा भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन किया था। याद रखेंगे पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत प्रस्थान साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, और ये जो प्रस्थान का आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अभी आपने देखा कि अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जो खतरे हैं या जो आकस्मिक घटनाएं हैं उनको दूर करने के लिए उपायों का आकलन करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है नसीम अल बहर 2022। याद रखिएगा ये जो नसीम अल बहर 2022 का आयोजन है इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा नसीम अल बहर 2022 ये 13वां संस्करण था जिसका आयोजन 19 से 24 नवंबर 2022 के बीच हुआ। याद रखेंगे नसीम अल बहर 2022 का आयोजन ओमान के तट पर हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ, एक था बंदरगाह चरण और दूसरा था समुद्री चरण। अगर हम बात कर लें नसीम अल बहर नौसैन्य अभ्यास के प्रारंभ होने की, तो इसका प्रारंभ 1993 में हुआ था। यदि हम इसमें भारतीय नौसेना के द्वारा शामिल होने वाले पोत की बात कर लें या इसमें मिसाइल की बात कर लें, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा, हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमान डोनियर के साथ इसमें अभ्यास में पार्टिसिपेट किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, शत्रुनाश 2022। याद रखिएगा भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान के थार के रेगिस्तान में किया। दूसरी बात, ये जो शत्रुनाश 2022 है इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों शामिल थे ताकि एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा सके। अगला है पिच ब्लैक 2022। याद रखिएगा ये जो पिच ब्लैक 2022 है इसका नेतृत्व रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा किया गया। पिच ब्लैक 2022 का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्बिन वायुसेना के ब्रैडसॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेला मेरे एयर वेपन्स रेंज में आयोजित किया गया। यानी सीधी बात याद रखेंगे कि पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें 17 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पिच ब्लैक 2022 में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है?
भारत के अलावा जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया उसमें जर्मनी, फ्रांस, यूएई, मलेशिया, ये सभी देश उसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से आपको भारत को ध्यान में इसमें रखना है। अगला देखिए, अगला है अलन जाह फोर्थ। याद रखिएगा, ये जो अलन जाह फोर्थ अभ्यास है ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच हुआ 13 अगस्त से 18 अगस्त 2022 के बीच। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि अलन जाह फोर्थ का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका जवाब होगा राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसमें भारतीय सेना की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने पार्टिसिपेट किया था। इतनी बात आप अलन जाह फोर्थ के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है गगन स्ट्राइक। याद रखिएगा, भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल को प्रदर्शन करने के लिए खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम क्या है, गगन स्ट्राइक। इसका आयोजन सितंबर 2022 में हुआ। याद रखिएगा, अभ्यास में शामिल थल सेना के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया था। अभ्यास में जमीनी बलों के मशीनीकृत स्तंभों के साथ समन्वय करते हुए हेलीकॉप्टर के सटीक हमलों का प्रदर्शन भी किया गया। क्लियर है? इतनी बात आप गगन स्ट्राइक के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला है एक्स विनबैक्स 2022। याद रखिएगा, भारत और वियतनाम के बीच ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था एक्स विनबैक्स 2022। अब प्रश्न उठता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच हुआ। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना की इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर यह केंद्रित था अभ्यास। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन जो हुआ ये तीसरा संस्करण था इसका। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है एमपीएक्स 2022। याद रखिएगा, एमपीएक्स 2022 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 29 और 30 जुलाई 2022 को हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये नौसैन्य अभ्यास हुआ। क्लियर है? यदि हम बात करें इसमें भारतीय नौसेना के तहत जो जहाज शामिल हुए वो कौन थे, तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तरकश इसमें शामिल हुआ। अब यहां पर एक बात और आपको याद आ रही होगी कि अभी आपने पहले पढ़ा है आईएमटी त्रिलाट, इस अभ्यास में भी आईएनएस तरकश ने ही पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईएनएस तरकश जिसने आईएमटी त्रिलाट और एमपीएक्स 2022 में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर एफएस सोमे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है एक्स स्काई लाइट। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो एक्स स्काई लाइट है ये एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास था। उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का, तो इसका उद्देश्य था किसी भी विरोधी हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना। क्लियर है? अगला देखिए, यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना 2025 तक सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ अपनी मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रहा है। सेना को समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ डिजाइन किया गया है। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022। याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन वज्र प्रहार है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022 का जो संस्करण था वो 13वां संस्करण था और ये 8 अगस्त से 29 अगस्त 2022 के बीच हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन वज्र प्रहार का आयोजन कहां हुआ, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम बात करें कि इसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसमें भारतीय दल का नेतृत्व पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है उदार शक्ति। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में अगस्त 2022 में जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम क्या है, उदार शक्ति। याद रखिएगा, इस युद्धाभ्यास का जो उद्देश्य है कि दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना। यदि हम भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में शामिल होने वाले विमान की बात कर लें तो इसमें Su-30 MKI और C-17 विमानों ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? उदार शक्ति अभ्यास में। अगला देखिए, अगला है खान क्वेस्ट 2022। ये जो खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन है इसमें 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, अर्थात यह एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था। अब प्रश्न उठता है कि ये जो खान क्वेस्ट 2022 है इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखेंगे मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 के बीच खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया था। अगला देखिए, और एक बात और याद रखेंगे कि 14 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास चला था खान क्वेस्ट 2022। अगला है 28वां रिमपैक 2022। याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक था रिमपैक 2022। रिमपैक 2022 जो कि 28वां संस्करण था, इसमें भारत ने भी इस वर्ष इसमें पार्टिसिपेट किया। याद रखेंगे, इसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना ने किया
और अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास था। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे इसका आयोजन हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को शुरू हुआ, जो कि खत्म कब हुआ? 4 अगस्त 2022 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 28वां रिमपैक 2022। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस गहन संचालन और प्रशिक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा भी शामिल हुआ था। क्लियर है? तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम इस अभ्यास के मुख्य विषय की बात कर लें तो याद रखिएगा जो 28वां रिमपैक 2022 था, इसका विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। अगला है सी गार्जियन 2। याद रखिएगा चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच 10 से 13 जुलाई 2022 को संघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह बुसोंग पर जो नौसैनिक अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था? सी गार्जियन 2। क्लियर? अगला देखिए, अगला है युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस 2022। याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप नाटो के नाम से जानते हैं, इसमें नाटो के 20 देशों का 2 संयुक्त अभ्यास है। एक नाम क्या है? डिफेंडर यूरोप 2022 और दूसरा है स्विफ्ट रिस्पांस 2022। यानी नाटो के 20 देशों के बीच में 2 संयुक्त युद्धाभ्यास हुए। एक का नाम डिफेंडर यूरोप 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DE22 कहते हैं, और दूसरा था स्विफ्ट रिस्पांस 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SR22 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा यह अभ्यास 1 से 27 मई तक हुआ और यह अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला है नेटपोल रेक्स। याद रखिएगा ये जो नेटपोल रेक्स 8 है, इसका आयोजन 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का यह राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। क्या नाम है इसका? नेटपोल रेक्स 8। ये 8वां संस्करण था और इसका आयोजन गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह पर किया गया। यदि हम नेटपोल रेक्स 8 के उद्देश्य पर बात कर लें तो इसका उद्देश्य था समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाना। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर नेटपोल रेक्स 8 के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है कृपाण शक्ति। याद रखिएगा अप्रैल 2022 में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। क्लियर? याद रखिएगा इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिस कमांडिंग ने किया था। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है योजना ऑब्लिक परियोजना, और इसमें जो सबसे पहली योजना दी गई है वो क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्लियर? याद रखिएगा ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसे 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च हुआ? तो याद रखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से लगे एक गांव किबीथू में लॉन्च किया गया। क्लियर? याद रखिएगा इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया। क्लियर? तो इन दोनों योजनाओं को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई 15 फरवरी 2023 को, इसी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए इस केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अर्थात VVP को मंजूरी मिली थी। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको शॉर्ट फॉर्म में VVP कहते हैं। इसको जो मंजूरी मिली इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 2022-23 से 2025-26 तक के लिए, और इसका जो शुभारंभ है इसको जो लॉन्च किया वो किसने? केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में किबीथू गांव में। क्लियर? याद रखिएगा कार्यक्रम के तहत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा, और इन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों, 46 सीमावर्ती ब्लॉक और मूल रूप से याद रखना है कि 2967 गांवों को विकसित करना है। अब इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया उनके नाम क्या है? तो याद रखिएगा राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड है, और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में लद्दाख शामिल है। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात अभी ध्यान और रखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कि अभी आपने देखा कि ये 2022 से 2023 तक चलेगी। इसके लिए जो धन आवंटन हुआ वो कितना है? तो याद रखिएगा 4800 करोड़ रुपए इसके लिए धन आवंटन किया गया है। याद रखिएगा ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके पहले चरण में 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत याद रखना है। अगला जो योजना है उसका नाम है सुरक्षित शहर परियोजना, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, यानी सेफ सिटी परियोजना। क्लियर? याद रखिएगा ये जो सुरक्षित शहर परियोजना है इसका भी शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अब इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। क्लियर? 3 मार्च 2023 को। याद रखिएगा सेफ सिटी परियोजना को 8 शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है,
और इस पर केंद्र सरकार 667 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। और इस परियोजना के लिए जो बजट का आवंटन है वो टोटल कितना है? 2,840 करोड़ रुपए। क्लियर है? कहां पर शुरू हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो परियोजना है सुरक्षित शहर परियोजना, इसके पहले चरण में लगभग 4100 निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरों से लैस 8 ड्रोन वाला जो अत्याधुनिक कमांड सेंटर होगा वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सुरक्षित शहर परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जहां पर सुरक्षित शब्द आ रहा है यानी सेफ शब्द की बात आ रही है वहां पुलिस से कोरिलेट कर लीजिए। तो इसका उद्देश्य है देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना। क्लियर है? यानी पुलिस को जो भविष्य में उभरती हुई चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सुरक्षित शहर परियोजना को बेंगलुरु, कर्नाटक में 3 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो योजना है वो है पीएम कुसुम योजना। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। ये जो पीएम कुसुम योजना इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। क्लियर है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम कुसुम कहते हैं। जैसे ही आपने इसका फुल फॉर्म जाना वैसे ही आपको इस परियोजना का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया। क्लियर है? अब ये चर्चा में क्यों आया? एक बात और यहां देखिए, ये जो पीएम कुसुम योजना है ये 2019 में शुरू हुई। याद रखिएगा, अभी मैं चर्चा करूंगा, इसके लिए एक अलग से सीरीज चलाने का प्लान है कि अभी हाल ही में जो यूपीपीएससी की तरफ से पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें योजना से 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया था कि योजना कब प्रारंभ हुई, उसमें 2019, 2020 और 2021 की योजनाएं शामिल थी। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। क्लियर है? यानी योजना से प्रश्न तो निश्चित तौर पर आना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरानी योजना है लेकिन इसकी चर्चा अभी भी हो रही है, इसलिए इसके आने की संभावना है। तो याद रखेंगे पीएम कुसुम योजना 2019 में आई। तो अभी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस पीएम कुसुम योजना की डेडलाइन को और बढ़ा दिया गया। कब तक? मार्च 2026 तक। क्लियर है? अब ये बढ़ाया क्यों गया? कहा जा रहा था कि महामारी, जो कोरोना महामारी आई थी, इसमें कार्य नहीं हो पाया था, इसलिए इसको मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। यानी 2 बातें ध्यान में रखना है, मोटा मोटा 3 बात, कि पीएम कुसुम योजना मार्च 2026 तक बढ़ी, 2019 में शुरू हुई, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। क्लियर? तो उद्देश्य क्या हो गया? भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला देखिए, अगली जो योजना है वो है एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना है इस योजना को लीन स्कीम के नाम से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे चर्चा आएगी, बस अभी ध्यान में रखिए कि एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना रहे या लीन स्कीम, बोथ आर सेम। याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नारायण राणे, जिन्होंने 10 मार्च 2023 को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा रोडमैप प्रस्तुत किया। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। उसके लिए क्या नाम रखा गया? एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, जिसको लीन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, अब इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना अर्थात लीन स्कीम का गुणवत्ता, उत्पादन, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलना और उनकी मानसिकताओं को विश्व स्तर के निर्माताओं के रूप में बदलना। यानी विश्व स्तरीय जो डिमांड है या जो उनके मापदंड है उसके आधार पर वो अपनी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को रखें, उसके प्रदर्शन को लाएं, यानी उस प्रकार से मार्केटिंग करें, अपनी जो प्रोडक्शन है उसके क्वालिटी को मेंटेन करें वैश्विक लेवल के निर्माताओं के आधार पर। इस बात को केंद्र बिंदु में रखकर एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना अर्थात लीन स्कीम को लाया गया। क्लियर? अगर हम समराइज वे में देखें तो ये जो लीन है इसका मतलब है लीन स्कीम के माध्यम से एमएसएमई बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अगला जो योजना है वो है अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी की शुरुआत की है। एटीएल का मतलब क्या हो गया? अटल टिंकरिंग लैब। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो एटीएल सारथी है ये किस मिशन के तहत है? अटल इनोवेशन मिशन। देखिए, पूर्व में इस योजना से कई बार प्रश्न पूछे गए, तो जरा इसको देख लीजिए। याद रखिएगा, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब यानी एटीएल के बढ़ते पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक स्वयं निगरानी ढांचा तैयार किया गया जिसका नाम है एटीएल सारथी। यानी एटीएल सारथी का मूल उद्देश्य क्या है कि जो अटल टिंकरिंग लैब की बढ़ती पारिस्थितिक तंत्र है उसको और मजबूत बनाना, उसकी निगरानी करने के लिए एटीएल सारथी को लॉन्च किया गया 14 मार्च 2023 को। और किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्लियर है? आगे जरा एटीएल सारथी को डिटेल में देखते हैं। याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कल्पना को बढ़ावा देने के लिए समूचे भारत के स्कूलों में एटीएल सारथी की स्थापना कर रहा है। क्लियर? और ये कौशल जैसे डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडॉप्टिंग लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग, इन सभी माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने इस एटीएल सारथी की परिकल्पना की है। क्लियर? और अब तक एटीएल यानी एआईएम यानी अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए,
याद रखिएगा ये जो एटीएल सारथी है ये 4 स्तंभों पर आधारित है। क्लियर है? अब 4 स्तंभ कौन कौन से ये भी आपको जानना जरूरी है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो है नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से एटीएल के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करना। यहां पर याद रखिएगा इसके लिए जो डैशबोर्ड बनाया गया उसका नाम क्या है, माई एटीएल डैशबोर्ड। यानी ये जो माई एटीएल डैशबोर्ड है ये एक स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से एटीएल के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। अगर हम इसके अन्य स्तंभ की बात करें तो जो इसका अगला स्तंभ है वो है अनुपालन मानक संचालन प्रक्रिया। अब इस अनुपालन मानक संचालन प्रक्रिया में स्कूलों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अगला स्तंभ है क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण। इस क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में प्रासंगिक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एटीएल को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाया जाएगा। और इसका जो अगला स्तंभ है वो है प्रदर्शन क्षमता मैट्रिक्स। यानी इसके माध्यम से स्कूलों को उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वामित्व प्रदान करना। ये एटीएल सारथी के 4 स्तंभ हैं। इसमें कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन के तहत 1000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना। अगला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ये सभी बातें इसमें शामिल है। यहां पर एटीएल सारथी के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि जो एटीएल सारथी प्रोजेक्ट है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक और गुजरात जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर एटीएल सारथी के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो है वो है फाइलेरिया से निपटने के लिए एमडीए अभियान। याद रखिएगा ये जो एमडीए इसका फुल फॉर्म क्या है? एमडीए का फुल फॉर्म है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने किया। और ये जो फाइलेरिया से निपटने के लिए एमडीए अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से जो 10 प्रभावित राज्य हैं वहां पर फाइलेरिया रोधी दवाओं को घर घर वितरण करना। क्लियर? ताकि फाइलेरिया के रोग के प्रसार को समाप्त किया जा सके। अब जरा इसमें उन राज्यों के नाम देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। यानी जो फाइलेरिया से निपटने के लिए एमडीए अभियान है इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। क्लियर? याद रखिएगा सरकार ने वैश्विक लक्ष्य के 3 साल पहले ही यानी 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की है। यानी वैश्विक स्तर पर जो फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य है वो है 2030 तक। लेकिन भारत सरकार ने एक स्टेप आगे इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि हम 3 साल पहले ही 2027 तक फाइलेरिया को मुक्त कर देंगे भारत से। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर आपने देख लिया कि फाइलेरिया मुक्त का जो भारत का लक्ष्य है वो है 2027 तक। जरा यहां पर कुछ और लक्ष्य को भी हम कोरिलेट कर देते हैं, जैसे टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत से मलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य तो वो है 2030 तक। इसी प्रकार एचआईवी मुक्त करने के लिए तो एचआईवी एड्स मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक। यानी मलेरिया और एचआईवी एड्स से मुक्ति का जो लक्ष्य भारत का वो 2030, टीबी का 2025 और फाइलेरिया का 2027। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश ने एमडीए दवाओं के महत्व के संदेश के साथ 80 लाख परिवारों तक पहुंचने के लिए D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर अभियान की शुरुआत की है। यानी D2C अभियान की शुरुआत किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है? एमडीए दवाओं की पहुंच। और ये एमडीए का मतलब क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एमडीए अभियान किससे संबंधित है? फाइलेरिया से निपटने के लिए। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि ये फाइलेरिया कैसा डिजीज है। तो याद रखिएगा लिम्फेटिक फाइलेरिया एक पैरासाइट डिजीज है और ये बीमारी नीमेटोड कीड़ों के कारण होती है। क्लियर? याद रखिएगा इसको हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ये जो फाइलेरिया है इसका संक्रमण मच्छरों के द्वारा काटने से होता है। क्लियर है? और ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में आम बीमारी है। याद रखिएगा फाइलेरिया के 8 प्रकार के नीमेटोड ज्ञात हैं जो मानव को अपना निशाना बनाते हैं। इतनी बात आप यहाँ पर फाइलेरिया के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगली जो योजना है वो है नमामि गंगे परियोजना। इसे दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल कर लिया गया। आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक योजना चलाई थी जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। तो कब प्रारंभ हुई? 2014 में। इसी नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में एक रूप में उसे शामिल किया। यानी जो विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहल है उसमें एक पहल के तौर पर शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना को, जिसे भारत सरकार ने 2014 में प्रारंभ किया था। क्लियर? यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने 14 दिसंबर 2022 को जो विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर जो कन्वेंशन था जो कि 15वां सम्मेलन था, इसी समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि नमामि गंगे
दुनिया के 70 देशों में 150 पहलों में से एक पहल के रूप में चुना गया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस मनाया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन 10 परियोजनाओं और पहलों को संयुक्त राष्ट्र अपना परामर्श भी देगा और वित्त पोषण भी देगा। यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पहले भी ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस 3 द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नामित किया गया। याद रखेंगे, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने 15 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान बताया कि जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है उसको अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना नाम दे दिया गया। यानी आप ध्यान में रखेंगे कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत पहले प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ये जो प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है PMKKK, और जो नया नाम इसका है उसका क्या नाम है? PM विकास। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये एक एकीकृत योजना है जिसमें मंत्रालय की 5 पूर्व योजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। कौन कौन सी? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। याद रखिएगा, ये जो 5 योजनाएं हैं, ये 5 योजनाएं अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन चल रही थी, अब इनको एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है? PM विकास योजना के तहत। अगला है युवा 2.0। याद रखिएगा, युवा 2.0 योजना के तहत 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। और इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे का उद्देश्य था कि लेखकों की एक ऐसी धारा को विकसित किया जाए जो भारतीय विरासत, संस्कृति और इसकी ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दे। याद रखिएगा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस युवा 2.0 योजना को शुरू किया और इसकी जो घोषणा है वो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई। इतनी बात आप यहां पर युवा 2.0 योजना के तहत याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि युवा 2.0 योजना इंडिया @75 परियोजना अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लागू की गई है। तो याद रखेंगे, युवा 2.0 आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में शुरू की गई है। याद रखिएगा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? इसमें सहयोग नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी इसी के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगी जिसमें देश भर के कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच होगी। अब जो 75 लेखक चयनित होंगे, इन चयनित युवा लेखकों को 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक जो प्रख्यात लेखक और साहित्यकार हैं, इनके द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इनके तहत जो पुस्तक प्रकाशित होगी उसका जो पहला सेट है वो 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा और इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों को अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिल सके। इतनी पूरी बात आप युवा 2.0 योजना के तहत याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी। याद रखिएगा, इस मिशन की शुरुआत गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसके तहत गुजरात राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की शुरुआत की गई है। यदि हम मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित अदालज में 19 अक्टूबर 2022 को किया, जिसमें गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षक और प्रबंधन समितियों ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के माध्यम से गुजरात सरकार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल और अनुदान प्राप्त स्कूलों में नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और नई कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। याद रखेंगे। याद रखिएगा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के लिए विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक अर्थात AIIB, इन दोनों ने इस परियोजनाओं के लिए 7500 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। याद रखिएगा, इस परियोजना में अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अगला है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा, इस अभियान में 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं उनको स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए मान्यता दी जाएगी। इस अभियान को COP27 के दौरान शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है, इसमें इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे, इसको कहाँ लॉन्च किया गया था? शर्म अल शेख, मिस्र में COP27 के आयोजन के दौरान। याद रखिएगा, ये अभियान दुनिया भर के युवाओं के क्लाइमेट एक्शन के विचारों के लिए एक वैश्विक आह्वान देता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने के लिए भावुक और चिंतित है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसका नाम क्या है? PM डिवाइन। यानी जो PM डिवाइन कार्यक्रम है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की एक विकास पहल है। याद रखिएगा,
इस योजना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को दे दी गई। इसमें 6,600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये जो पीएम डिवाइन कार्यक्रम है, इसमें जो समयावधि है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी समयावधि 2022-23 से 2025-26 तक होगी, अर्थात 15वें वित्त आयोग की शेष 4 वर्षों की अवधि के दौरान ये पीएम डिवाइन कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगर हम पीएम डिवाइन कार्यक्रम के मूल स्वरूप को देखें तो ये योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा, पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा लागू की जाएगी। अब पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योगों और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग, युवाओं और महिलाओं की आजीविका का सृजन करना, और ये योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। ये भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे, कई बार स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगली योजना है डिजिटल शक्ति 4.0। याद रखिएगा, ये जो डिजिटल शक्ति अभियान है, इसका जो चौथा चरण है वो 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात एनसीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे, डिजिटल शक्ति 4.0 को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसे 2018 में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और महिलाओं और लड़कियों को साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या नाम है? डिजिटल शक्ति, और इस बार जो संस्करण है वो है चौथा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अभियान को साइबर पीठ फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। क्लियर है? आप जानते हैं कि फेसबुक का जो भारतीय संस्करण है वो है मेटा। यहां पर अगला आपको ध्यान रखना है वो है पेसा अधिनियम। आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक्ट लागू किया उसका नाम है पेसा। अब पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। क्लियर है? क्या नाम है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा सकता है कि पेसा किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, और इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। याद रखिएगा, इस अधिनियम का कार्यान्वयन की जो औपचारिक घोषणा है वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन मनाए जाने वाले दिवस 15 नवंबर को की गई। आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और ये कब है? 15 नवंबर को। इसी दिन इस पेसा अधिनियम को लागू किया गया। क्लियर है? और कहां पे? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, अगला है मिशन वात्सल्य। याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य को चला रही है। याद रखिएगा, ये जो मिशन वात्सल्य है इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या कहा गया? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। कब? 2009-10 में। अब 2017 में बाल संरक्षण सेवा योजना नाम कर दिया गया। यानी जब 2009-10 में इसको शुरू किया गया तो उस समय इसका नाम था एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात सीपीएस। 2017 में इसको बदल के बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। 2021-22 में इसका नाम मिशन वात्सल्य कर दिया गया। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, इस योजना को लागू करने को लेकर राज्यों को निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए, इसीलिए ये मिशन वात्सल्य फिर से चर्चा में आया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है कि भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगने का अवसर मिल सके। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो याद रखेंगे, किशोर न्याय कानून कब? 2015। याद रखिएगा, ये जो मिशन वात्सल्य है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो अनुपात है फंड का वो है 60 और 40 का। लेकिन हम पूर्वोत्तर के अगर हम 8 राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी ले लें तो ये अनुपात 90 और 10 का है। याद रखेंगे, बिना विधानसभा वाले यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना होगी। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे आप। अगली योजना है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। ये जो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना है इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी को प्रदर्शित करना है। क्लियर है? और जो शेष 2/3 स्थान होगा उस पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना अनिवार्य है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? यहां पर अगला देखिए, याद रखिएगा ये योजना जो है ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगा। अगली योजना है पीएम श्री योजना। याद रखिएगा, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री नामक एक नई पहल की घोषणा की। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और ये कब शुभारंभ हुआ? 5 सितंबर 2022 को, जिस दिन शिक्षक दिवस था। याद रखिएगा, इस योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। क्लियर है? अगला देखिए, ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
इस योजना के तहत, किसके तहत? पीएम श्री योजना के तहत। और इसमें 27,360 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किस अवधि के बीच में? 2022 से 2027 तक के अवधि के बीच में, स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। यानी 2022 से 2027 तक के लिए ये योजना चलेगी, जिसमें कुल खर्च आएगा 27,360, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले चरण के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ये स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, इसके तहत इनकी क्लासेस को स्मार्ट क्लास, खेल सहित अनेक आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। अगला है स्माइल 75। ये जो स्माइल 75 है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अगस्त 2022 में आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई। यानी याद रखेंगे, स्माइल 75 योजना जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। अगर हम स्माइल के फुल फॉर्म को देख लें तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। याद रखेंगे, स्माइल का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की भावना से स्माइल 75 इनिशिएटिव को शुरू किया है। ये जो स्माइल 75 है, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने देखा कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसके तहत 75 नगर निगमों की पहचान की जाएगी और इन 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने वाले काम में जो लोग लगे हुए हैं उनकी व्यापक पुनर्वास की ये योजना है। तो याद रखेंगे, ये जो स्माइल 75 है, इस योजना के तहत 75 नगर निगमों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो भिक्षावृत्ति में लोग लगे हुए हैं उनके व्यापक पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। क्लियर है? यानी सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के लिए इस स्माइल योजना अर्थात मुस्कान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BPBA कहते हैं, ये 1959 में आया। इसके अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य माना जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ये 1959 में आया था। अगला है निपुण परियोजना। याद रखिएगा, 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक योजना की शुरुआत की है। और निपुण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाना। अगला है, देखिए, ये जो निपुण परियोजना है, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत है। यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है, जिसका नाम है निपुण परियोजना। याद रखिएगा, इसके तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, ऐसा अनुमान है आगामी वर्षों में 45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आयोग और समिति से आगे बढ़ाया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत